ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। और जैसा कि ये आप जानते हैं कि क्लास शेड्यूल का टाइम हो गया, 9:05 हो चुका है और आपके सभी लोग लाइव आ चुके होंगे। और जिनको जिनको लिंक पहुँच चुका है जल्दी से लाइव हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि कल का जो सेशन था वो नहीं ख़त्म किया था आपके उस पर, प्रैक्टिस सेशन था नाउन पर। और कल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे और टुडे फ्रॉम टुमारो जो 16 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से आज नया स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग आ चुके हैं लाइव बहुत बहुत वेलकम है। और क्लास टाइम जो है 9:05 पर, तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम, बिकॉज ऑफलाइन का जो सिस्टम है वही ऑनलाइन में भी अगर नहीं आएंगे आप कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं फिर प्रशांत सर ने भी उस दिन कहा था कि ब्लॉकेज सिस्टम है, इस पर ब्लॉक किया जा सकता है। बिकॉज ऑनलाइन का सिस्टम बनाया आप ही के लिए गया है, लेकिन आपकी सहूलियत इस बात पर है कि आप रेगुलर वे में इस चीज़ को अटेंड करें सीरियसली। एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी सीरियस, देन ये जो आना और जाना वाला सिस्टम है उसको बंद करिएगा, ठीक है। और सिस्टम बनाए रखिए, क्योंकि इस वर्ष के अंत में कभी भी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं और प्रिपरेशन आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। इसी को देखते हुए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया। और फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने 3 लेक्चर्स में आपको नाउन डिस्कस किया था और उसी पर प्रैक्टिस। देखिए, मैंने पहले भी कहा था एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें, रूल्स पढ़ लें, और उस पर बेस्ड जितने भी तरीके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या बन सकते हैं, अगर उसको आप डिस्कस कर लेते हैं तो फिर आप जो है उस पर बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन रखा था कि किस तरीके से आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज आपके स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, हाँ। और सेंटेंस पढ़ करके आप बताइएगा कि इसमें किस पार्ट पे एरर है, क्योंकि आप जितने जल्दी रिप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, वहाँ पर जब आप एग्जाम देते हैं तो रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ये मालूम हो जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि किस पार्ट में गलती है, ठीक है भाई। चलिए पढ़ते हैं, हमारे साथ सेंटेंस पढ़िएगा। लिखा है कि वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। ठीक है भाई, पढ़िए और बताइए। लिखा है वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। अब जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ा, तो अगर आपने इस रूल को पहले से याद किया है या मतलब पहले से इस बारे में पता है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के बाद यहाँ पर दा आता है, दा के बाद यहाँ पर एक नाउन होता है, जनरली वो कॉमन नाउन यूज करते हैं, कॉमन नाउन, और फिर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये जो कॉमन नाउन रहता है ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक। अब इस रूल को अगर आपको पता है तो आप सेंटेंस देखिए। लिखा है वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। अगर आप पूरा चलेंगे तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, हैबिट पे जाकर के आपको नाउन मिल रहा है, ठीक है भाई। बाकी मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है आपका। तो हैबिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, हैबिट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पर जो गलती है वो किसकी है, हैबिट में एस लगा दे। देखिए उसके आगे इज द लिखा हुआ है, यानी कि हैबिट्स के बाद सिंगुलर वर्ब है। तो ये रूल याद रखिएगा, सेंटेंस की शुरुआत में अगर वन ऑफ आ जाए, इसमें और भी थे, वन ऑफ है, ईच ऑफ है ना, या एवरी वन ऑफ है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, या फिर नाइदर ऑफ, या नन ऑफ भी है, ठीक है भाई। तो इतना याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स मिल जाएं आपको, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद दाएगा कॉमन नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। तो ये बेसिकली आपका नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए यहाँ पर नाउन जो है वो प्लूरल रखिएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होती है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पढ़ते हैं साथ में। लिखा है आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए कॉमन एरर में क्या होता है, सेंटेंस बहुत
आसान होते हैं आपको ही पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो कॉमन एरर नाम ही रखा गया, बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। तो कभी कभी क्या है, हम पढ़ते समय हमें लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स यानी कि एरर्स होती हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। अब जैसे ही आपने सम देखा सेंटेंस में, तो ये सम क्या है आप सब जानते हैं, सम एक एडजेक्टिव है, सही है। और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन लिखा है तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। क्या कहा हमने? जैसे आप कह सकते हैं सम मिल्क, या सम वाटर, या सम लैंड, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिखा सम बॉय, सम गर्ल, या सम स्टूडेंट, तो यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर करना पड़ेगा सम बॉयज, सम गर्ल्स, या सम स्टूडेंट्स। अब आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग। अब आपने देखा यहां पर नाउन क्या है, सॉन्ग है, और सॉन्ग आप जानते हैं कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल। तो जहां पर सॉन्ग लिखा है, जहां पर कॉमन नाउन में सॉन्ग लिखा हुआ है, और उसको चेंज कर दिए किसमें, सॉन्ग्स। ठीक है भाई, चलिए प्लीज। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, और पढ़ते जाइए और आंसर करते हैं। मैं थोड़ा सा रैपिड स्पीड में भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप स्पीड मेंटेन करेंगे तभी वहां पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर, प्लीज देखिए, बताइए। लिखा है, हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूएल लॉट एंड दे हरास हर। हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूएल लॉट एंड दे हरास हर। बताइए, रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा बॉक्स में। लाइव सेशन में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, आप खुद ही जानते हैं। जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन हमेशा दो लोगों के बीच में होगा। तो अगर आप रिप्लाई करेंगे तो ही उसका जवाब सही मिलेगा आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूएल लॉट एंड दे हरास हर। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ें तो इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है, करेक्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इसी में है, सिस्टर इन लॉज में। जनरली होता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब सेंटेंस में कंपाउंड नाउन आ जाए, ठीक है भाई, और कंपाउंड नाउन को अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है, सही, तो इस कंपाउंड नाउन के प्लूरल फॉर्म बनाने में अगर आप देखें तो लॉज जो है वो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है सेंटेंस, मतलब इस नाउन में। तो सिस्टर क्या है, ये नाउन है आपका। तो नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। तो जब नाउन का प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा सिस्टर्स इन लॉ, करेक्ट है। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ में लगेगा ना। या मान लीजिए कोई भी कंपाउंड नाउन लीजिए, चीफ मिनिस्टर है, तो अब देखिए चीफ मिनिस्टर भी कंपाउंड नाउन में है, लेकिन वहां पर चीफ एडजेक्टिव बन जाएगा और मिनिस्टर नाउन होगा, तो आपको मिनिस्टर्स में लगाना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर्स, करेक्ट है। तो याद रखिएगा, किसी सेंटेंस में अगर कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन में जो नाउन होगा उस नाउन को प्लूरल करिएगा, एडजेक्टिव को ना करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा जी, आ गया। लिखा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन। लिखा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन। बताइए इसमें क्या गलती है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं आपके जवाब टाइप करिए और बताइए। देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स रूफ, लिखा है, बिल्डिंग्स रूफ का मतलब ये जो इमारत है, इमारत की छत, ठीक। अब देखिए ये का की के आ गया, इसका मतलब केस कौन सा है, आप सब जानते हैं, यहां पर पॉजेसिव केस यूज किया गया है, सही है। और ये जो बिल्डिंग है, इमारत है, ये कैसा है आपका, नॉन लिविंग है, ठीक।
आपको पता है कि नॉन लिविंग का पॉजिटिव केस बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओ एफ ऑफ का, करेक्ट है। और यहाँ एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफियस कब लगता है? जब लिविंग हो उसके साथ एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं आप, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, तो इसका करेक्शन क्या होगा? इसका होगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक। तो याद रखिएगा, सेंटेंस में अगर नाउन लिखा है और वो नाउन कैसा हो? नॉन लिविंग हो और पॉजिटिव केस बनाना हो तो ऑफ लगाते हैं। तो इमारत मतलब छत की इमारत, तो छत की इमारत क्या हो गया? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो ऑफ लगा करके आप जो है पॉजिटिव केस बनाइएगा। और अगर वो लिविंग है तो वहां पर एपोस्ट्रोफियस लगाकर बनाया जाता है, ठीक भाई। ये बेसिक रूल था, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ भी चुका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ भी चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2020 क्वेश्चन। जी पढ़िए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए सेंटेंस मेरे साथ। लिखा है आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉज, शॉ SHAW एपोस्ट्रोफियस। शॉज आप जानते हैं, ये बहुत ही अच्छे प्ले राइटर, विलियम शेक्सपियर के बाद इन्हीं का नाम आता है इंग्लिश लिटरेचर में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। तो आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉज हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। अब इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कहाँ पर मिस्टेक है। और बहुत ही इसमें जो मिस्टेक है वो अगर आपने रूल पढ़ा होगा कभी तो भी कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें टिपिकल मिस्टेक है। देखिए इसमें जो मिस्टेक है वो आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शॉज, इसमें लिखा हुआ है मेनी प्लेज ऑफ शॉज, सही है। प्रॉब्लम इसी में है। इसका मैं आपको बेसिक रूल बताता हूँ। रूल क्या है? अगर सेंटेंस की शुरुआत में मेनी लिखा हो और यहाँ पर जो नाउन है, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। उसके बाद ये जो नाउन होगा सेकंड नाउन, एपोस्ट्रोफियस अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये गलत माना जाता है। और ये बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। तो अब याद रखिएगा, मेनी प्लेज ऑफ शॉज में शॉ में जो एपोस्ट्रोफियस है यही मिस्टेक है। इसका जो करेक्ट है वो होगा मेनी प्लेज ऑफ शॉ। तो रूल लिख लीजिएगा, सेंटेंस में अगर मेनी लिखा है और मेनी के बाद जाहिर सी बात ये नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। फिर ऑफ लिखा हो और फिर नाउन लिखा हो तो इसका पॉजिटिव केस बनाते समय एपोस्ट्रोफियस नेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा जी। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए मेरे साथ। लिखा है फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। लिखा है, पढ़िए और बताइए इसमें कहाँ पर गलती है। ये भी अभी जो आपने रूल पढ़ा था मेनी वाला, अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो रूल है वो टोटली डिफरेंट है। मतलब इसमें रूल बदल जाएगा, इसलिए थोड़ा देख करके और आराम से जवाब दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी। अब यहां लिखा है ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। अब यहां पर क्या है? यहां पर ए लिखा है, ये फिर नाउन है, फिर ऑफ है और फिर नाउन है। और ये नाउन कैसा है आपका? सिंगुलर है, जाहिर सी बात है। इसके बाद भी नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर हो, ए नाउन ऑफ नाउन, तो फिर जो लास्ट नाउन होता है यहां पर अपोस्ट्रोफियस लगाते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए, ठीक है भाई। क्या कहा मैंने? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेनी लिखा है तो वहां प्लूरल नाउन आएगा, फिर ऑफ लिखा हो फिर नाउन लिखा हो तो अंतिम नाउन में अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ यानी कि ए प्लस
नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, तो जो लास्ट नाउन होगा इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, तो इसमें होगा अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स। अब ये वाइफ्स जो है वो प्लूरल वाला नहीं है, बोलते समय तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स का मतलब ये वाइफ का जो है वो पॉजिटिव केस बनाया गया है। ठीक है भाई, चलिए। तो दो रूल मैंने आपको बताया, एक मेनी वाला और एक ए वाला, इसको याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का सवाल लगाएंगे। 22, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए मेरे साथ। लिखा है व्हेन ज्योति एंड रमा केम अक्रॉस श्यामा दे कॉट वन अदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल। ये लिखा है। चलिए रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा बॉक्स में कि किस पार्ट में मिस्टेक है इसमें। ठीक है, लिखा है व्हेन ज्योति एंड रमा केम अक्रॉस श्यामा। तो कुल कितने लोग हो गए? पहले दो लोग थे, फिर तीसरे से मिले तो तीन लोग हो गए। आपको पता है कि ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है, जब दो लोगों के बीच की बात हो तो वहां ईच अदर आता है, और दो से ज्यादा की वन अनदर आता है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वन अनदर, लिखा है। ठीक, अब इसका पॉजिटिव केस बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब ज्योति और रमा को अचानक श्यामा मिली तो दे कॉट वन अनदर हैंड, मतलब उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तो तीन लोगों ने हाथ पकड़ा है ना एक दूसरे का, तो वन अनदर तो सही है, लेकिन यहां पर जब तक आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे वन अनदर्स हैंड्स, तब तक ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, तो वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ, तो का की के जहां भी आता है आप भी जानते हैं केस पॉजिटिव होगा, और अगर लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, तो यहां पर लगेगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लगाइएगा प्लीज। 23 नंबर का सवाल, और ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा सा, लेकिन स्क्वायर बेस्ड जो रूल है अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है पहले, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कॉमन एरर दिखेगी नहीं, आप कहेंगे सेंटेंस में सर देयर इज नो एरर, लेकिन अगर आपने पढ़ा है इसको तो कहीं ना कहीं इसको कर पाएंगे आप। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। सेंटेंस मैंने पढ़ दिया आपके लिए, और आप रिप्लाई करिए कि किस पार्ट में इसमें गलती है। लिखा है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। सेंटेंस बहुत छोटा सा है, सिंपल लग रहा है, बट इसमें जो मिस्टेक है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक नहीं है। मतलब ये अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, एक होता है कप फुल, एक होता है माउथ फुल, एक होता है स्पून फुल, एक होता है हैंड फुल, एक होता है ग्लास फुल, है ना। चलिए फिलहाल इतने बताते हैं। ये जो नाउन लिखे हैं आपने, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, दीज आर सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर। और इसका अगर प्लूरल फॉर्म करेंगे तो जनरली क्या होता है, हम कप में, माउथ में, स्पून में या हैंड में एस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कप में लगा दे नाउन है तो कप्स फुल सही हो जाएगा, लेकिन अब अंग्रेज लोगों ने कुछ चीजें अलग से बनाई हैं, यहां पर कप फुल्स करना पड़ेगा। ऐसे ही माउथफुल का जब बनाएंगे तो इसमें माउथफुल्स करना पड़ेगा, है ना। ऐसे स्पून फुल का क्या होगा, स्पून फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स होगा, और हैंड फुल मुट्ठी भर जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ पर हैंड फुल्स करना पड़ेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा एफ यू एल फुल, सिंगल एफ यू एल लिखा है, अगर एफ यू एल लिखा है किसी वर्ड के अंत में तो उसका जो प्लुरल बनाएंगे तो उस फुल्स में लगाइएगा, है ना। और एक होता है एफ यू डबल एल, फुल और इस फुल में फर्क है। ये जो फुल है इसका मतलब होता है भरा हुआ, और एक होता है फिल, एफ आई डबल एल, फिल का मतलब होता है भरना। तो ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। कौन? एफ यू डबल एल, याद रखिएगा। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते तो कहते हैं
पेट्रोल फिल कर दीजिए और टैंक फुल कर दीजिए। तो टैंक फुल करना, इसका मतलब जो फुल है वो भरा हुआ है और वो एडजेक्टिव है। और जब आप कहते हैं फिल कर दीजिए तो एफ आई डबल एल फिल का मतलब भरना, ये वर्ब है, और एफ यू डबल एल फुल मतलब भरा हुआ। और यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं एफ यू एल फुल, ये जो कप फुल है, ये इस वर्ड का जो है वो स्ट्रक्चर में आता है, इसमें डबल एल नहीं आएगा। और इसमें आप कप में एस ना लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कप फुल्स होगा, माउथ फुल होगा, स्पून फुल्स होगा और हैंड फुल्स होगा। इसका मतलब जैसे हैंड फुल का मतलब मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर के हुआ, और कई मुट्ठी भर के अगर बताता है आपको तो फिर हैंड्स फुल ना करिएगा, हैंडफुल्स करिएगा, है ना। चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, और पढ़िए और बताइए इसमें क्या गलती है। लिखा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। पूरा सेंटेंस पढ़िए और बताइए। पूरा सेंटेंस पढ़िए और बताइए। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। देखिए सेंटेंस में आप अगर ध्यान दें तो एक जगह लिखा हुआ है ब्यूटीफुल और आगे लिखा हुआ है सराउंडिंग। करेक्ट है। अब आप सब जानते हैं ब्यूटीफुल क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। और आपको पता है कि अगर एडजेक्टिव लिखा हो पहले, तो एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा होता है, नाउन लिखा होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका जवाब, ठीक। अब ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल पैलेस, अब ब्यूटीफुल सराउंडिंग लिखा है। इसमें प्रॉब्लम यह है, ये जो सराउंडिंग लिखा है अभी, ये अभी एडजेक्टिव है। अब क्या करना है आपको, अगर इसको नाउन बनाना है तो यहां पर आपको ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। जब आप DINGS यानी कि एस लगाएंगे तब जाकर के ये क्या बनेगा, ये बनेगा नाउन। और अभी जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो एक साथ दो एडजेक्टिव आप नहीं लिख पाएंगे बराबर में, यानी कि इस एडजेक्टिव को आपको नाउन में चेंज करना पड़ेगा। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो द ब्यूटीफुल, अब इसको अगर एडजेक्टिव बनाना है तो जैसे मान लिया आपने कहा कि द सराउंडिंग एरिया ऑफ दिस कोचिंग। देखिए लिखा है, जैसे मान लिए द सराउंडिंग एरिया ऑफ दिस कोचिंग। अब एरिया यहां पर क्या हो गया, नाउन। और आपको पता है कि नाउन से पहले जो वर्ड लिखा होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहां पर देखिए सराउंडिंग वर्ड यूज किया, ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर चूंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लगा था तो उसके पीछे नाउन आना चाहिए था। इसलिए जब आप इसमें एस लगाएंगे और इसको सराउंडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे तब ये नाउन बनेगा। करेक्ट है। चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा जी, पढ़ते हैं। लिखा है आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेट द पासर बाई। फाइन, पढ़िए और बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आपकी इसमें कहां पर प्रॉब्लम है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो जनरली होता है जैसे बॉय का बॉयज, लड़का लड़के, गर्ल का गर्ल्स लड़कियां, मतलब लड़की लड़कियां। बट इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं उसको, तो वहां पर उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको सराउंडिंग और सराउंडिंग्स का बताया कि सराउंडिंग लिखा है तो एडजेक्टिव है, जब हम सराउंडिंग्स लिख देते हैं, एस लगा देते हैं, तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें भी इसी तरह की मिस्टेक है। पता है क्या, जन आपने ये वर्ड्स पढ़ा होगा, कौन सा, स्पेक्टिकल्स लिखा है, और आपको ये बताया भी जाता है कि अगर स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है तो इसमें एस ना हटाइएगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स का जो
मीनिंग होता है वो चश्मा होता है, और इसमें इसकी जो स्पेलिंग है उसमें एस जो है वो इंक्लूड रहता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है नज़ारा या दृश्य, और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, एक मीनिंग होता है, और एक इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा नज़ारे। ठीक, तो स्पेक्टिकल अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो उसका एक मीनिंग होता है नज़ारा या दृश्य, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है स्पेक्टिकल्स। इसके दो मीनिंग होंगे, एक तो चश्मा जो आप जानते हैं, और दूसरा नज़ारा है तो यहाँ नज़ारे हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में पढ़िए, लिखा हुआ है आई हैव नेवर सीन सच अ लवली, और आगे लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स लिखा है। अब इसमें ये लवली क्या है, आपको पता है लवली एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है ये नाउन होगा। तो यहां पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर। तो वहां देखिए स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है, तो वहां से एस हटाएंगे और अ लवली स्पेक्टिकल ये लिखेंगे आप, करेक्ट। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब आप उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो वो अपना मीनिंग भी बदल देते हैं, तो वहां पर उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 जी। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही छोटा सा है, सेंटेंस पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जैसे लिखा है राशन हैज़ रन आउट एंड द डीएम हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। जैसा आप सब जानते हैं हिंदी में राशन बोलते हैं हम लोग, जो खाने पीने की सामग्री होती है उसे राशन कहा जाता है, खाद्य सामग्री। अब बताइए इसमें क्या गलती है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? देखिए सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो राशन में ही है। एक्चुअल में राशन हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हिंदी है वो है रसद। राशन कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं कि वो बोलचाल की भाषा में इतने कॉमन हो जाते हैं कि हम उन्हें मान लेते हैं कि वो हिंदी के हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड्स में से उनमें से एक राशन भी है, लेकिन एक्चुअल में ये रसद या रसद सामग्री होता है। इंग्लिश में राशन नहीं है, इंग्लिश में जो वर्ड है वो है राशंस, याद रखिएगा। अंग्रेजी में राशन की इंग्लिश जो होती है, राशन हिंदी का वर्ड है ही नहीं। पहली चीज तो राशन इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो हिंदी का वर्ड है उसे आप खाद्य सामग्री कहते हैं। और यहाँ पर राशन में जो एन में के बाद एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। अंग्रेजी में राशंस ऐसे लिखा जाता है। जब आपने राशंस लिखा है तो आगे देखिए वहाँ हैज बीन लिखा है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, आपको हैव करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब करेक्ट क्या होगा? राशंस हैव रन आउट, करेक्ट है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 था आपके स्क्रीन पर, लिखा है हैव यू डिपॉजिटेड प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अगर आपको आता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको लग रहा होगा इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको। क्या हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट? यहां पर एक वर्ड आया है प्रोसीड, PROCEED लिखा है। आप सब कह रहे होंगे कि प्रोसीड जो है वो वर्ब होती है, और प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे चलना होता है। कहते हैं ना लेट्स प्रोसीड, चलो चलते हैं, या चलो आगे बढ़ो, वहां पर वर्ब के फॉर्म में आता है, करेक्ट है। लेकिन जब प्रोसीड शब्द में PROCEED और इसमें एस लगा देते हैं प्रोसीड्स, तो इसकी मीनिंग बदल जाती है और इसका मतलब होता है लाभ या मुनाफा। देखिए अंग्रेजी बड़ी टिपिकल है, मतलब टिपिकल क्या, तो अगर आपको आती तो ठीक, अदरवाइज कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी है। प्रोसीड वर्ब है, इसका मीनिंग होता है आगे बढ़ना, करेक्ट है। लेकिन जब प्रोसीड में एस लगाते हैं तो ये बन जाता है प्रोसीड्स, जिसका मतलब होता है लाभ या मुनाफा। तो ये कह रहे हैं कि हैव यू डिपॉजिटेड
द प्रोसीड्स इन द बैंक और नॉट, मतलब क्या तुमने बैंक में जो मुनाफा हुआ है इस हफ्ते का, इस महीने का, इस साल का, वो जमा करवा दिया है या नहीं। करेक्ट है। तो प्रोसीड में जब एस लगेगा तो वो प्रॉफिट बन जाता है, ऐसा समझ लीजिए। प्रोसीड्स मतलब प्रॉफिट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज, देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट उसका कि उसमें कहां पर गलती है। लिखा है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। लिखा है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन में आप सब कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है और कई बार आपके सामने से आंखों के गुजरा भी होगा। जैसे यहां पर जो वर्ड लिखा है वो लिखा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया नाउन है, ठीक है, और ये प्लूरल फॉर्म में है, सही है। और आगे जो सेंटेंस है आपका उसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करी है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए था। तो इसका जब आप सिंगुलर बनाएंगे तो वो बनता है क्राइटेरियन। दिस इज सिंगुलर फॉर्म। करेक्ट है। इसी में एक वर्ड और है वो भी लिख लेते हैं। एक वर्ड बहुत पॉपुलर है फिनोमिना, ये भी प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर बनता है वो बनता है फिनोमिनन। इसमें जब आप ओ एन लगा देते हैं तब ये प्लूरल से क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो याद रखिएगा क्राइटेरिया और फिनोमिना सुनने में लगता है कि ये सिंगुलर हैं बट दीज आर प्लूरल इन फॉर्म, और जब इसमें आप क्राइटेरियन और फिनोमिनन ओ एन लगा देते हैं तब ये एक्चुअल में सिंगुलर बनते हैं। गॉट द पॉइंट प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है। पढ़िए और सब लोग जवाब दीजिए कि इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है। लिखा है टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। हाँ भाई जवाब दीजिए। लिखा है टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय कोर्ट बट यू हैवंट टर्न्ड अप येट। चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें कहां गलती है। गलती यह है कि यहां पर जो नाउन है वो है समन्स लिखा है, और कई बार ऐसा होता है कि वर्ड में अगर लास्ट में एस या एस आता है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है, प्लूरल है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये समन्स वर्ड सिंगुलर है ना, और इसका अगर आप प्लूरल फॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसे बस में ईएस लगा के आप बसेस करते हैं, गैस में गैसेस होता है, वैसे ही समन्स में जब आप इसका प्लूरल बनाने जाएंगे तो एस लिखा हुआ है यहाँ पर ईएस लिखना पड़ेगा। ईएस क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस दिया है उसमें लिखा क्या लिखा है, टू लिखा है। टू, आपको पता है टू एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर तो नहीं आ सकता। क्या हम बोलते हैं टू बॉय टू गर्ल, नहीं, टू बॉयज टू गर्ल्स। ऐसे ही टू समन्स नहीं होगा, टू समन्सेस होगा। ठीक है भाई, चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और टुडेज लास्ट ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए आपके, जी आपके स्क्रीन पर आ गया, पढ़ते हैं साथ में। लिखा है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स said a linguist in his lecture on language and linguistics। बताइए। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स said a linguistic in his lecture on language and linguistics। इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि कहां पर मिस्टेक है इसमें। इसमें लिखा है कि सेंटेंस में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्ट्रेटम्स लिखा है, और इसको
अगर इंग्लिश में आप ढूंढने जाएंगे तो स्ट्रेटम्स आपको किसी डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रेटम्स कोई वर्ड है ही नहीं अंग्रेजी में। हाँ, इसका जो करेक्ट है दैट इज स्ट्रेटा, ये सिंगुलर फॉर्म है, और इसका जो प्लूरल बनता है वो बनता है स्ट्रेटम्स। ओ, स्ट्रेटम बनता है, उसमें एम नहीं लगता, एस नहीं लगता, स्ट्रेटा का स्ट्रेटम, स्ट्रेटम। मतलब इसमें जो एस लिखा था वो गलत लिखा था। इसी में आपने पढ़ा होगा डेटा, डेटा, डेटा का सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बनेगा? डेटम। तो स्ट्रेटम और डेटम ये दोनों सिंगुलर हैं। जब आप यूएम लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, और स्ट्रेटा और डेटा ये प्लूरल फॉर्म में है। करेक्ट है? तो आपका जो सेंटेंस है उसमें लिखा है सेवरल, तो सेवरल एडजेक्टिव है, और सेवरल के बाद यहां पर जो नाउन आएगा दैट मस्ट बी प्लूरल इन फॉर्म। तो प्लूरल लिखना है तो आपको ये वर्ड लेना पड़ेगा सेवरल स्ट्रेटा। स्ट्रेटम्स कोई वर्ड नहीं होगा। जनरली क्या होता है, हम स्ट्रेटम सिंगुलर मानते हैं और उसमें एस लगा के कोशिश करते हैं कि इसको प्लूरल बना दें, स्ट्रेटम्स कर दें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो वो सेंटेंस मतलब वो वर्ड जो है वो गलत फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटम का स्ट्रेटा बनता है, डेटम का डेटा बनता है। तो सेवरल के बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको स्ट्रेटम करना पड़ेगा, स्ट्रेटम्स नहीं होगा। कोई वर्ड होता ही नहीं है स्ट्रेटम्स, डेटम्स नहीं होगा। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि फ्रॉम 2 डेज, है ना, 2 दिनों से आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे नाउन, उस पर नाउन के नंबर्स पर, केस पर, है ना, और काइंड्स ऑफ नाउन, उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ने पूछे गए मैंने वो डिस्कस कराए आपसे। और कुछ चीज़ें जो संभावित हैं, प्रोबेबिलिटी है कि उससे आ सकती है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो अब आपसे उम्मीद यही करते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे कराए हैं वो उसको एक बार फिर से रिव्यू करिएगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो कहीं कहीं आप कमेंट करिएगा बॉक्स में, और कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका फीडबैक लेकर के आपको क्लैरिफिकेशन दे पाएँ। और आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप होता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल जो है वो आपका मैथ्स की क्लास होगी इसके बाद। ठीक है? और कोशिश करेंगे कि जो अभी इससे पहले मैंने आर्टिकल किया था इस पहले लेक्चर में, और अभी अपने इस वीक में ख़त्म किया है नाउन को। ठीक, तो ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करिएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे को शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, जैसे क्लास का मेरा जो शेड्यूल था ऑफलाइन क्लासेस में मैं करता था कि ग्रामर और वोकेबलरी इन दोनों को बराबर से लेके चलना है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट क्लासेस में अगर 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का सेशन ग्रामर का होगा तो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स का वोकैब का भी रखा जाएगा। तो दोनों चीज़ बराबर से लेके चलेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, तो आपका वोकेबलरी और ग्रामर ये दोनों चीज़ें कवर होते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है? तो अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा वोकैब को लर्न करने की, और ग्रामर में बेस जो कॉन्सेप्ट है उस पर प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन ले आएगी, और जब परफेक्शन आएगा तभी आपका स्कोर होगा, और जब स्कोर होगा तभी सिलेक्शन होगा जो आप चाहते हैं। फाइन, चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।